नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में सबकी निगाहें टिकी हैं उस खास पल पर, खास बात पर, खास मिशन पे कि होगा क्या। हम बात कर रहे हैं मोदी शी जिनपिंग की मुलाकात का। ये जो मुलाकात है सहज नहीं है, बड़ी कहूं कि माफ करिएगा, कोई छोटी मुलाकात नहीं कह सकते इसे, काफी महत्वपूर्ण और इसके अपने एक मायने हैं। यह मुलाकात उस वक्त हो रही है जब दुनिया में इस वक्त चाहे ट्रेड वॉर की बात करें या फिर शीत युद्ध तो नहीं कहेंगे, लेकिन वॉक युद्ध कहा जा सकता है इसे। और कुछ ऐसी स्थितियां बनी है कि दुनिया में होगा क्या। आर्थिक तंगी, कहीं पे कोई किसको लेकर के अपनी दिलचस्पी जता रहा है, कोई किसको लेकर दिलचस्पी जता रहा है, कोई किसी के इंटरनल मैटर्स हैं वो उसमें लेकर के ताकाजाकी चल रही है। मुझे लगता है कि यह वो परिदृश्य बनता जा रहा है दुनिया के सामने कि अब महाशक्तियों को मंथन करना होगा कि वास्तव में दुनिया में शांति चाहिए तो किसी एक ट्रैक को पकड़ना होगा। और शायद हो सकता है कि आज चाइना और हिंदुस्तान की जो मुलाकात है उसकी काफी महत्व है और महत्वपूर्ण है। वजह साफ है, यह कहा जाता है समीक्षकों के माध्यम से कि 21वीं सदी एशिया महाद्वीप की है। और वो तभी है कि जब चाइना अगर अपनी लीडरशिप चाहता है तो बिना भारत के वो आगे भी नहीं बढ़ सकता। आप कहीं चले जाइए, अगर मोहल्ले में शांति चाहते हैं तो हर पड़ोसी को आपको अपने अनुसार रखना होगा, खुश रखना होगा। उनकी अगर कुछ जरूरतें हैं, उनकी अपनी कोई प्रॉब्लम्स हैं जिनमें आप हर्डल बन रहे हैं तो आपको वो भी दूर करनी होगी। उनकी अपनी चीजों का भी आपको ध्यान रखना होगा, एक दूसरे की संप्रभुता का ख्याल रखना होगा। मुझे लगता है कि यही सब कुछ संभव है और वो तभी होगा कि जब ये सब चीजें महाशक्तियों को केवल ट्रेड मार्केट पे ध्यान की बजाय अगर ये वो देखेंगे कि वास्तव में अगर कहीं द्विपक्षीय वार्ता है, उसके अपने एक मायने, उसका महत्व है, हमें उसे फॉलो करना चाहिए। अगर अनौपचारिक बातचीत भी किसी से कर रहे हैं तो उसके भी अपने मायने हैं। यहां कुछ चीजें शेयर करना लाजमी होगा। शी जिनपिंग की मुलाकात तो मोदी साहब के साथ में हो रही है, अप्रैल में वुहान में हुई थी, उसके बाद में अब हो रही है। कुछ इश्यूज हो सकते हैं, उसका फॉलोअप कभी भी किसी मीटिंग में, यह फॉरेन पॉलिसी है। अगर कोई मीटिंग पहले होती है तो नेक्स्ट जब एजेंडा आता है आपकी उसकी मिनट्स होती हैं तो निश्चित रूप से, जैसे हम कई बार कहते हैं कि उल्लेखनीय ये काम इस तरह से हुआ था, उसके फ्लैशबैक में जाना ही होता है। वुहान में क्या हुआ होगा, उन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा होगी। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हम वो तमाम तस्वीरें भी आप तक शेयर करने की कोशिश करेंगे जो महाबलीपुरम में दोनों नेताओं के बीच में चल रहा है। और मेरे साथ इस वक्त विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर करोड़ी सिंह जी हैं, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन स्टडी सेंटर के एचओडी रहे हैं। डॉक्टर कपिलानंद जी हमारे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। शंकर अग्रवाल जी हैं, जो पॉलिटिकल पहलू इन दोनों पक्षों के क्या हो सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर साहब सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, इस बैठक के मायने क्या हैं? देखिए योगेंद्र जी, परंपरागत रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो प्रवृत्तियां थी। एक तो ये कि मेरे दोस्त का दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है। दूसरा ये था कि समस्या का समाधान करोगे तो सद्भावना बनेगी। पिछले कुछ सालों से नई प्रवृत्तियां आई है। एक तो उसको हम डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल रिलेशंस की लैंग्वेज में कहते हैं डी हाइफेनेटेड रिलेशन। जैसे भारत और पाकिस्तान के दोस्ताना संबंध नहीं है, लेकिन चीन भारत से भी दोस्ताना संबंध रख सकता है, पाकिस्तान से भी रख सकता है। इसको हम डी हाइफेनेटेड रिलेशन कहते हैं। दूसरा यह है कि सद्भावना से समाधान की तरफ, और जो ये इनफॉर्मल मीटिंग हो रही है वुहान में शी जिनपिंग के साथ रही, जिसको हम वुहान स्प्रिट कहते हैं, और पुतिन के साथ रशिया में रही, और हो सकता है फिर रशिया के प्रेसिडेंट के साथ कहीं मीटिंग हो हमारे प्रधानमंत्री और उनकी इनफॉर्मल। तो ये इनफॉर्मल मीटिंग का ये हुआ कि पहले सद्भावना तैयार करोगे तो समस्याओं का समाधान होगा। तो ये दो जो प्रवृत्तियां उभर कर सामने आई हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति में, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। तो इससे नहीं लग सकता कि कोई समाधान करने के लिए ये मीटिंग हो रही है। समाधान के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए है। भारत और चीन के बीच सबसे बड़ा विवाद है सीमा विवाद। लगभग 4000 किलोमीटर की लंबी सीमा है, उसका विवाद है। चीन उसके लिए तैयार नहीं है, भारत भी कुछ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, विवाद है। लेकिन उसको स्टेटस को बनाए रखें। और अभी जो भारत ने डिसीजन लिया
लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने का, उससे चीन की कुछ संवेदनाएं सामने आई और चीन ने कहा कि भाई ये डिसीजन ठीक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री इसको लेके अश्योर करेंगे कि हम जो स्टेटस को है उसको अभी नहीं बदल रहे हैं, स्टेटस को बदलेगी तो समाधान बातचीत से या किसी समझौते के द्वारा ही बदलेगी। इसमें मेरे ख्याल से हमारे प्रधानमंत्री सफल होंगे। बाकी सीमा विवाद को लेके मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि बहुत जटिल समस्या है और दोनों देशों की अपनी संवेदनाएं हैं, अपने थिंक टैंक हैं, अपना मीडिया है, अपनी जनता है, तो इसका समाधान की तरफ हम अभी नहीं बढ़ेंगे। लेकिन दूसरा व्यापार का असंतुलन है। चीन का दक्षिण एशिया के सभी देशों के साथ व्यापार का असंतुलन है, केवल भारत के लिए नहीं। लेकिन इस व्यापार असंतुलन को कम करने में कुछ मदद मिलेगी, क्योंकि शी जिनपिंग के साथ बहुत सी कंपनियों के लोग आए हैं जो भारत की कंपनियों से बातचीत करेंगे, भारत क्या एक्सपोर्ट कर सकता है उसकी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करेंगे। और चीनी अधिकारियों ने यह कहा कि भारत को कंपिटिटिव तरीके से गुड्स प्रोड्यूस करनी चाहिए, चीन में मार्केट है, चीन में हम अलाउ करेंगे। तो इस संतुलन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो पिछले एक साल की ट्रेंड देखते हैं कि कुछ सीमा तक हम बढ़े हैं इस दिशा में। पहले जितना ट्रेड डेफिसिट था एक साल पहले, उससे कुछ कम होता नजर आ रहा है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ट्रेड को लेके प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग में हो सकता है कोई प्रत्यक्ष रूप से बातचीत नहीं हो, लेकिन साइडलाइन से जो प्राइवेट कंपनी के प्रतिनिधि हैं और जो नीचे के लेवल के अधिकारी हैं उनके बीच बातचीत होगी। जी तीसरी तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, आतंकवाद को लेके बहुत बड़ी समस्या है और इसको लेके चीन के सामने एक संकट है। एक तरफ पाकिस्तान से वो अच्छी दोस्ती चाहता है और ये कहता है कि ऑल वेदर फ्रेंड है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख इसी हफ्ते चीन में 2 दिन तक रह के आए हैं, सभी से बातचीत की है और वहां चीन ने कुछ अलग बात कही कि हम आपके साथ हैं, और कश्मीर को लेके भी वहां कुछ बात कही है। लेकिन उसमें यह भी कहा है कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर को लेके मिलजुल के समस्या सुलझाएं। और मुझे लगता है कि चीन पाकिस्तान पे दबाव भी बनाएगा कि आप आतंकवाद को प्रमोट नहीं करें, क्योंकि चीन का स्वयं का इंटरेस्ट है। स्वयं का इंटरेस्ट यह है कि चीन का पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बहुत है और वो इन्वेस्टमेंट संकट में पड़ सकता है। और पाकिस्तान के जो अभी प्रधानमंत्री गए हैं उनका मुख्य उद्देश्य भी शायद इन्वेस्टमेंट और बढ़ाने का था। उन्होंने टैक्स रिबेट देने की बात की है, कस्टम्स में, इनकम टैक्स में चीनी कंपनियों को। वो पाकिस्तान में उनकी आलोचना हो रही है, वो एक अलग चीज है। तो ऐसी स्थिति में आतंकवाद को लेके भी प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग में कुछ बातचीत हो सकती है और हो सकता है शी जिनपिंग अश्योरेंस दें। वो ये नहीं है कि भारत के हित में है, वो चीन के हित में है कि पाकिस्तान पे दबाव बनाए कि वो आतंकवाद को प्रमोट नहीं करे। बिल्कुल। मैं कपिल आनंद जी के पास में जाना चाहूंगा। यह जो बैठक है उसके ठीक 2 दिन पहले, यानी कि करीब 48 घंटे पहले ही चाइना मीडिया और एक बयान आता है कि कश्मीर मामले में दोनों को मिलकर के इसका सॉल्यूशन करना चाहिए। जबकि भारत हर मोर्चे पर यह साहब को मालूम भी है इस बात का कि ये पीओके का इश्यू नहीं है, ये हमारे कश्मीर का इश्यू है, जिसमें आज से नहीं वर्षों से एक ही बात कही जा रही है कि हमारा इंटरनल मामला है, कोई द्विपक्षीय वार्ता का मामला नहीं है। यह बयान ऐसे वक्त पे आया जब हमारे यहाँ के चाहे मीडिया हो, चाहे दूसरे लोग हो या फिर समीक्षक हो, उन्होंने कहा कि यह वक्त है कि अब हांगकांग की याद दिलानी चाहिए चाइना को। तो 2 चीजें यहां पे, एक तो इंटरनेशनल इश्यूज पे, दूसरा आज दुनिया के सामने आर्थिक तंगी है, उसे चाइना भी अछूता नहीं है, यूएस भी अछूता नहीं है और भारत भी अछूता नहीं है। विकसित राष्ट्र के सामने भी वही प्रॉब्लम है जो आज विकासशील राष्ट्र के सामने प्रॉब्लम है। लेकिन हर व्यापारी यह चाहता है कि आपकी पॉलिसी, ये प्रेशर होता है निश्चित रूप से, कोई गवर्नमेंट हो, व्यापारी बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयर है। किसी भी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स इतने नहीं है, चाहे वो यूएस हो, वहां भी बेरोजगारी है। लेकिन एम्प्लॉयर कौन है? आज के प्राइवेट सेक्टर के लोग, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर आपको देना पड़ेगा वैसा। यहां हो चाहे चाइना हो, दोनों तरफ से यह प्रेशर है कि दुनिया के सामने आर्थिक तंगी है, लेकिन हमारे ट्रेड के लिए तो एक एटलीस्ट ऐसा एक एटमॉस्फेयर प्लेटफॉर्म दीजिए। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पैरेलल एक टीम आई हुई है, इनकी वार्ता के साथ साथ वो अपनी संभावनाएं तलाशेंगे। तो 2 चीज मैं यहां पे देख रहा हूं, और दूसरी तरफ वो बयान भी, उसके कुछ मायने इसमें हर्डल पैदा कर सकते हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और अभी जो करोड़ी सिंह सर हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से जो है बात को समझाया है।
और मैं जो है वो थोड़ी विस्तार से इस विषय पे बात करना चाहूंगा। देखिए, जो विदेश नीति होती है वो राष्ट्रीय हितों पर आधारित होती है। हर देश की जो विदेश नीति है वो उसके नेशनल इंटरेस्ट पर, और आप ये देखें कि जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको पूरा करने के लिए जो है विदेश नीति काम करती है, और समय समय पे जो है विदेश नीति के अंदर कुछ बदलाव दिखते हैं वो नेशनल इंटरेस्ट को लेकर होते हैं। और मैं अगर चाइना की बात करूं तो आप ये देखें कि चाइना ने जो यूज एंड थ्रो का जो प्रोडक्शन किया है, इतना उन्होंने सामान बना लिया है और उसकी खपत वो कहां करे, और भारत जो है वो उनका सबसे बड़ा बाजार है। और इसलिए क्या है कि भारत के साथ जो उनके सर, मेरा एक यहाँ पे एक मैं जानना चाहूंगा, ये बड़ी बात होती है लेकिन इसे खारिज किया गया है बाकायदा इंटरनेशनल ट्रेड यूनिट्स ने और इसने कि सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट इंडिया को नहीं बताते हैं चाइना का। ये कहा जाता है कि चाइना की सेहत पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमें भी ये लगता था, इंडियन मीडिया भी ये बात कहता था कि हमारे यहां से बहिष्कार कर दीजिए, फर्क पड़ जाएगा। तो मैं इस बात के लिए एक बार रोकना चाहूंगा, 1 मिनट के लिए मैं करोड़ी सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट इंडिया है चाइना प्रोडक्ट्स का? देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से अगर व्यापार बढ़ता है तो भारत सबसे बड़ा मार्केट उभर कर सामने आता है। हाँ। लेकिन चीन ये भी जानता है कि असंतुलन ज्यादा होगा तो भारत में चीन के विरुद्ध ज्यादा आवाज उठेगी और जो मुद्दे हैं वो सुलझ नहीं पाएंगे। तो चीन ये भी चाहता है कि भारत से भी चीन में गुड्स जाएं, भारत से एक्सपोर्ट हो। ये चीन के हित में है, भारत के हित में तो है, चीन के हित में भी है, और चीन उनको प्रमोट करना चाहेगा। और दूसरा, चीन के साथ अभी सबसे बड़ी समस्या है, अमेरिका ने जिस तरह का ट्रेड को लेके वहां संकट खड़ा हुआ है, तो चीन भारत को साथ लेके, क्योंकि अमेरिका ने भारतीय बड़ी आवश्यकता बन सकता है इंडिया ने भारत के लिए भी कुछ दबाव बनाए हैं। भारत की जो चीन अमेरिका में जाता है उस पे भी उन्होंने ड्यूटी लगाई है। तो भारत और चीन अमेरिका के अगेंस्ट में व्यापार को लेके एक साथ खड़े हो सकते हैं। ये चीन भी समझता है, ये भारत भी समझता है, दोनों के हित में। चलिए, मैं डॉक्टर साहब, मेरा जो सवाल है कि निश्चित रूप से कंज्यूमर मार्केट, व्यापारी, हर आदमी यही तलाशता है। क्योंकि मैं छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हांगकांग में अभी बहुत बड़े ज्वेलरी शोज ये होने वाले थे। अकेले जयपुर की बात कर रहा हूं मैं, 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है जयपुर के जोहरियों को 1 साल के अंदर। जैसे बताया जाता है कि हमारे यहां से करीब 1500 करोड़ रुपए का व्यापार हांगकांग के प्लेटफॉर्म पे होता है, जहां दुनिया भर के लोग आते हैं। ये तो एक वानगी है, पता नहीं ऐसे कितने लोगों को लॉस हो रहा होगा हांगकांग की वजह से। तो चाइना पे भी प्रेशर ये है कि वहां के व्यापारी ये कहेंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल माइलेज अलग हो सकते हैं इसके बैठक के, जिसपे बॉर्डर इफेक्ट भी है आपके दूसरे। लेकिन ट्रेड का जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि वास्तव में व्यापार एक दुनिया के सामने बड़ी चुनौती है, उसे स्टैंड करना, क्योंकि मंदी का दौर है। हर व्यापारी ये चाहता है कि हम इतने दिन से झेल रहे हैं, कम से कम आप लोगों के रिलेशन अलग है, लेकिन हमें तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर दीजिए ताकि हम उस रूट लाइन पे अपना काम करें। उस दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है ये? देखिए, ये तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाइना भी समझता है कि आर्थिक मंदी का अगर दौर आएगा तो चाइना पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, पूरी दुनिया पे उसका, पूरी दुनिया पे उसका प्रभाव पड़ेगा। और चाइना जो है एक उभरती हुई महाशक्ति है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कोई भी देश जो होता है वो जो शक्तिशाली बनता है, और ये जो दौर चल रहा है ये अर्थ का दौर है, ये जो सदी है ये अर्थ की है। और इसके अंदर जो ज्यादा कंट्री जो ज्यादा व्यापार करेगा या ज्यादा जो योजनाएं लेकर आएगा या जो अन्य देशों के अंदर बहुत ज्यादा जो प्रोडक्शन करेगा या कंपनीज को लेकर आएगा, तो वो जो कंट्री है वो बहुत पावरफुल कंट्री के रूप में उभर कर सामने आते हैं। चाइना जो है, चाइना की अगर बात करें, जैसे अभी अमेरिका के अंदर अगर हम देखें तो अमेरिका के भी जो मॉल्स हैं उसके अंदर भी आप देखेंगे कि आपको चाइना का माल नजर आएगा, या और जो बड़े विकसित राष्ट्र हैं उनके अंदर भी अगर आपको देखेंगे तो वहां पर भी आपको चाइना का माल नजर आएगा। तो चाइना जो है वो एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। और प्रश्न ये है कि जो उसकी जो वहां के राष्ट्रपति की जिनपिंग साहब की जो भारत में जो यात्रा हुई है और ये जो अभी वार्तालाप जो चल रहा है, इसमें निश्चित रूप से एक ऐसी जगह पर जो महाबलीपुरम के अंदर ये यात्रा हो रही है, ये महाबलीपुरम की जो यात्रा है ये एक उस स्थान की मैं आपको महत्ता बताता हूं कि बहुत पुराने समय से जो है भारत का जो व्यापार जो है व्यापारिक महत्व है, जो दक्षिण एशिया के देशों के साथ या दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ या जो चाइना के साथ में जो व्यापार होता था भारत का, वो वहीं से होता था। और आप देखिए कि उस जगह को भी इस तरीके से चूज किया गया। और चाइना के संदर्भ में मैं बात करूंगा कि पिछले 70 सालों से और आज तक चाइना ने जब भी भारत का दौरा किया, किसी भी वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने भारत का दौरा किया, तो उस यात्रा को उन्होंने सस्पेंस में रखा है।
उन्होंने एन मौके पर आकर जो है इस वार्तालाप को किया। इस दौरान अभी मैं आपको और कुछ बात बताना चाहूंगा कि चाइना के जितने अखबार हैं, भारत और चाइना के बीच में इतनी अच्छी यात्रा हो रही है, सहानुभूति के रूप में वार्तालाप हो रहा है, लेकिन चाइना के जो अखबार हैं वो पूरे कश्मीर मामले को लेकर पूरी तरीके से भारत के अगेंस्ट जा रहे हैं। आप देखें कि अभी 2-3 दिन पहले ही जो पाकिस्तान के अंदर चाइना के जो राजदूत हैं उन्होंने भी कश्मीर मामले को लेकर जो है बहुत बड़ा जो है इशू क्रिएट किया है। और चाइना के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने जो है कुछ समय पहले ही जो है यूएनओ के अंदर जो है कश्मीर मामले को बहुत तेज गति से उठाया है। तो आप ये देखिए कि ये लेकिन कपिल आनंद जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि जो क्लू अभी डॉक्टर साहब ने भी दिया और जो साफ दिखाई भी दे रहा है, इस वक्त अमेरिका और चाइना के बीच, क्योंकि अमेरिका ने इतने टैक्सेस बढ़ा दिए है तो चाइनीज जो व्यापारी हैं उनके सामने थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ये बात सही है कि आपको मार्केट तलाशना होगा। अगर अमेरिका के यहां आपका कंजम्पशन अगर वो कम करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका और चाइना के बीच में अब ट्रेड वॉर नहीं है, ये दूसरे तरह के एक वॉर है इनके बीच में, और महाशक्ति की जो लड़ाई है कि क्योंकि रसिया का विभाजन होने के बाद में चाइना को अगर कोई चाइना अगर आंख दिखाने की स्थिति में खड़ा हो रहा है अमेरिका को, तो ये मार्केट तलाशने के लिए आज जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी जरूरत चाइना के साथ में, हमारे 4000 किलोमीटर बॉर्डर भी है, सारी बातें हैं, लेकिन आज चाइना को भी मुझे लगता है कि कल जो स्थितियां थी आज उससे ज्यादा प्रेशर ट्रेडर्स का है, वहां के दूसरे व्यापारियों का है कि हमारे को मार्केट तो चाहिएगा। जब हम प्रोडक्शन बढ़ाए जा रहे हैं, अगर प्रोडक्शन ठप कर देंगे तो आपके यहां बेरोजगारी बढ़ना शुरू हो जाएगी। बेरोजगारी सबसे बड़ी मुसीबत है आज के दिन में, ये बहुत बड़ा एक किसी भी कंट्री के लिए उसको सहन करना बहुत मुश्किल होगा। बेरोजगारी बढ़ेगी, आपके यहां क्राइम बढ़ेगा, वो निश्चित रूप से किसी भी देश के लिए बट्टा लगाता है, और उसी से एटमॉस्फेयर जो बनना चाहिए वो आपका डिस्ट्रॉय होता चला जाता है। तो एक संभावना है जो मार्केट की तलाशी जाएगी, कल के संभावना हो सकती कम थी, अमेरिका के साथ में ट्रेड रिलेशंस ठीक थे, लेकिन आज ट्रेड वॉर जिस तरह से चल रहा है, तो अब क्या वास्तव में चाइना की जरूरत भारत भी बन रहा है? हाँ, चाइना की जरूरत जो है वो भारत इसलिए बन रहा है क्योंकि भारत जो है एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। और अगर हम पिछले कुछ सालों के अंदर अगर हम देखेंगे तो भारत की जो इंपॉर्टेंस है वो पूरी दुनिया के अंदर, आप देखें कि पूरी दुनिया जो है वो भारत का जो, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष या हमारे कोई मंत्री अगर दुनिया में किसी भी देश की यात्रा पर जाते हैं तो आप देखें कि वहां उनका किस तरीके से स्वागत हो रहा है, एक राष्ट्र नायक के रूप में उनका स्वागत हो रहा है। तो भारत जो है वो दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। और भारत के अंदर जो है वो आप देखेंगे कि हर क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम व्यापार की बात कर रहे हैं, हम स्ट्रेटेजिक की बात कर रहे हैं, हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम सामरिक मामलों में बात कर रहे हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, हम जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, हम जो है वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में बात कर रहे हैं। हम देखिए कि हम मंगल ग्रह पे जाने की बात कर रहे हैं, चाइना पे चंद्र पर हमने जो है अभी यान भेजा था, हालांकि अब और भी बहुत सारे ऐसे मामले। तो मैं यहाँ इस आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यदि चाइना को जो है एक महाशक्ति के रूप में अपने आप को स्टेब्लिश करना है तो उसको भारत को लेकर साथ में चलना पड़ेगा। क्योंकि आप देखें एशिया के अंदर जो है दोनों महाशक्तियों के बीच में, यानी कि जो भारत है और जो चाइना है, इन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा है। और मैं ये कहता हूं कि ये प्रतिस्पर्धा जो है ये ना होकर अगर ये दोनों मिलकर अगर काम करें, देखिए सीमा विवाद है, साथ में व्यापार की बात है। अब चाइना जो है आप देखें कि हमारे साथ जब भी कोई उसका कोई बातचीत होती है या हमसे कुछ लेना होता है या कोई व्यापारिक जो बात होती है वो हमारे सामने तो हमारा सपोर्ट करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर उसने हमेशा आप देखें कि धारा 370 को लेकर 35A को लेकर लगातार उसने जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर जो है भारत का विरोध दर्ज कराया। आप देखें कि सीमा विवाद को लेकर भी, चाहे अरुणाचल प्रदेश की बात हो या जैसे अभी सर ने बात बताया लद्दाख को लेकर जो बात हो, उसने अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो ये है कि अगर चाइना आगे बढ़ना चाहता है, चाइना को अगर महाशक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करना है, उसको महाशक्तियों से प्रतिस्पर्धा करनी है। क्योंकि ये दौर देखिए, ये दौर ऐसा है जिसके अंदर अमेरिका भी भारत की जो है तरफ देख रहा है, रशिया भी भारत की तरफ देख रहा है, इजराइल भी भारत की तरफ देख रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चाइना जो है, चाइना मैं मानता हूं कि चाइना के अंदर जो डेवलपमेंट है, चाइना के अंदर वो वहां का जो नागरिक है, वहां का जो व्यक्ति है, वहां का जो व्यापारिक है, वो पर्टिकुलर अपने एरिया के डेवलपमेंट की बात करता है। ठीक है ना। मैं आ रहा हूं कपिलन जी, वापस आपके पास में आ रहा हूं। शंकर अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं, कुछ इसके पॉलिटिकल मायने क्या है इस बैठक के। शंकर जी, मैं देख रहा हूं अभी ये
मोदी साहब ने रसिया का दौरा किया, यूएस का दौरा किया, चाइना गए और अब चाइना के राष्ट्रपति को यहां पे बुलाया और एक चर्चा है इसकी। लेकिन इसी बीच कुछ चीजें सामने आई हैं। अमेरिका इतना प्रेशर डाल रहा है कि आप चाइना के साथ में अपने ट्रेड रिलेशंस को कम करिए, आप हमारी ओर आइए, क्योंकि उनके बीच आज ट्रेड वॉर चल रहा है। वहां की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हमारे साथ में तिब्बत को लेकर के पहले से कुछ चाइना हमेशा ही देखता है। आज भी हम 36 जो रफाल खरीद रहे हैं उनमें से अंबाला और उसके बाद में 18 अंबाला और 18 हम अरुणाचल प्रदेश के अंदर उनको डिप्लॉय करेंगे। आज भी चाइना ये नहीं चाहता कि आर्मी की उपस्थिति उसको पसंद नहीं है अरुणाचल प्रदेश में खासकर। तो सीमा विवाद केवल चाइना और हिंदुस्तान की बात नहीं है। आज जिन कंट्रीज के बीच में सीमा विवाद है, दो चीजें सुलझना बहुत मुश्किल हो रहा है, पानी का विवाद और सीमा विवाद। तो मोदी साहब इस अवसर को किस तरह से बना पाएंगे? देखिए, अपने विदेश नीति के एक्सपर्ट बैठे हैं। चाइना का जो मामला है, तो चाइना में क्या है कि 22 या 23 देशों की सीमाएं लगती हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन सारी सीमाओं का अगर देखें तो किसी भी देश के साथ में चाइना के बॉर्डर को लेकर के कोई अच्छे संबंध नहीं है। अच्छे है ना कि हर हालत में कहीं न कहीं छोटा मोटा, कहीं ज्यादा कहीं कम झगड़ा है उनका। हमारा जो झगड़ा है 1962 के जो चाइना युद्ध हुआ, उससे पहले तो इन्नी चीनी भाई भाई की बात करते थे। और दूसरा ये है कि आज कश्मीर का मुद्दा है, या मान लो आतंकवाद का मुद्दा है, या लद्दाख लेह लद्दाख का मुद्दा है, या डोकलाम का मुद्दा है, ये और यह व्यापार से मामला है। तो ये चाइना एक बात अच्छी तरह से समझता है कि वो 1962 का भारत नहीं रहा। आज 1962 में जो भारत की स्थिति थी ये थी कि जो सैनिक गए थे वो 10-10 कारतूस उनको गिन करके दिए थे कि वे 10-10 कारतूस ले जाओ, इससे ज्यादा लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो तो चीनी हिंदी चीनी, नेहरू जी अंतिम तक समय तक ये कहते रहे कि हिंदी चीनी भाई भाई हैं, इसलिए 10-10 कारतूस से ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो एक एक सैनिक को 10-10 20-20 कारतूस गिन करके दे दिए और वो बेचारे 10 मिनट में चला करके खाली हो गए। तो वो स्थिति आज नहीं है। आज भारत की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। चाइना अच्छी तरह से जानता है। आप ये देख लें, भले डोकलाम का मुद्दा उन्होंने उठाया, अरुणाचल प्रदेश में बार बार में छोटे मोटे झगड़े और धक्का मुक्की हुई, लद्दाख में आए दिनों कुछ न कुछ होता रहता है। तो उसके बावजूद भी भारत का स्टैंड जो है वो कहीं एक कदम भी हम पीछे हट गए हों, साहब हम एक कदम पीछे आ गए हैं, उन लोगों ने हमारे साथ धक्का मुक्की करी या उन्होंने जबरदस्ती करी। भारत अपने स्टैंड पे बिल्कुल कायम है और अपनी सीमाओं को सुरक्षित किए हुए है। और चाइना भी इस बात को जानता है कि भी ये सिंबॉलिक रूप से भली लड़े, लेकिन ज्यादा लड़ाई करने से या मान लो अटैक करने से, आज इवन चाइना और भारत की युद्ध की बात नहीं हो रही है। चाइना ये भी चाहता है कि पाकिस्तान और भारत भी नहीं लड़े, क्योंकि यदि चाइना भारत और पाकिस्तान लड़ेगा तो भी चाइना के व्यापार और चाइना की और चीजों पर बहुत सारा असर आएगा। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है आज जो इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। इसके अलावा जो चाइना से सारे विश्व में जो जगह जगह माल सप्लाई होता है वो सप्लाई एकदम से रुक जाएगी। और 1 महीने या 15 दिन भी अगर रुकता है तो बहुत बड़ा एक असर व्यापार के ऊपर आता है। तो इन सारी परिस्थितियों में आपने देखा होगा कि भाई जो आतंकवादी जो घोषित करने के लिए, पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड आतंकवादी घोषित करने के लिए 2 बार 3 बार उन्होंने वीटो यूज किया, पर आखिर में जाकर के फिर भारत के स्टैंड को समर्थन किया और उसको आतंकवादी घोषित करने के लिए कहा। तो ये सारी जो अपनी अनौपचारिक बातचीत होती है, भले ही चाहे 1-2 राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हो, बात अनौपचारिक हो, पर कोई व्यक्तिगत पारिवारिक बात थोड़ी होनी है। बात तो देश के संबंध में होनी है। मोदी जी अपने देश की बात कहेंगे, वो अपने देश की बात कहेंगे, कुछ लेन देन की बात होगी। तो निश्चित रूप से इस सारी यात्रा का कुछ न कुछ असर अवश्य आता है। जैसे एक बात है ये, लेकिन एक दिन में नहीं आता है। जैसे मान लो 1 बार मिले, 2 बार मिले, विदेश मंत्री मिले, कभी और मिला, तो ये सारे लोग बार बार में मिलते रहते हैं। तो कभी कभी ये आलोचना भी सुनने को आती है कि सब बार बार में मिल रहे हैं, पर सो क्या रहे, अरबों रुपए करोड़ों रुपए जो है विदेश व्यापार पे और विदेश पे खर्च हो रहे हैं, विदेश यात्राओं पर, लेकिन उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि 77 में वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे और उससे पहले चाइना के बारे में वो क्या क्या भाषण देते थे वो अलग छोड़ दें। तो 77 में जब वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे और चाइना गए तो सारे लोग, सारे अखबार ये लिख रहे थे, वे चाइना वाजपेयी जी गए हैं और तिब्बत का सारा फैसला करके आ जाएंगे और सब कुछ मिल जाएगा हमको। तो उस वक्त भी ये संभव थोड़ी है कि एक बार एक कोई विदेश मंत्री जाए और सारा कुछ समझौता करके चाइना का और जो है तिब्बत का ही आ जाए। तो ये एक सतत प्रोसेस है। आज 2 राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं, मानो मोदी जी मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, और उसमें ये कह रहे हैं कि साहब किसी तरह का कोई घोषित एजेंडा नहीं है। भले ही घोषित एजेंडा नहीं हो, पर दोनों राष्ट्राध्यक्ष मिलकर के मजमून खैर चर्चा के लिए तैयार रहता है और कुछ इश्यूज है जिनको फॉलोअप भी बहुत जरूरी है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में वापस, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं।
जिंदगी का हर पहलू दिखाता है जन टीवी। शख्सियतों से होती है मुलाकात, बहती है सुरों की गंगा राग और ताल के साथ। मन को पावन करता तीरथ, भुलाता सारा अभिमान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात करें में ऐसे खास मुद्दे की जिसमें दुनिया की निगाहें टिकी है, न केवल भारत की। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की, जो चेन्नई के महाबलीपुरम में हो रहा है। महाबलीपुरम कोई ऐसे नहीं कि लॉटरी डाली और उसमें निकल गया नाम महाबलीपुरम, ऐसा नहीं है। वर्षों से इस स्थान का महत्व है, खासकर व्यापारिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से और हर तरह से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कही जा सकती है। आज से नहीं है। कंपनी जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तब से यहां से व्यापार के लिए इस रास्ते को जोड़ा जाता था चाइना के लिए, और ये समुद्र मार्ग एक दोनों ही देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये इसका एक ट्रेडिशनल कहें या फिर ट्रेड बैकग्राउंड इसे कहा जा सकता है। इस समय श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्याम जी, इस बैठक को आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या मायने इस बैठक के? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है और शक्तिशाली भी है, सब तरह से ठीक ठाक है, ऐसी स्थिति में हमारा इससे व्यापारिक और दोस्ताना संबंध रहे तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हम कुछ करने की स्थिति में ज्यादा आ सकते हैं। अभी आपने सही कहा कि जिस तरह से महाबलीपुरम का आखिर चयन मोदी जी ने क्यों किया, इसके पीछे भी एक निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पुराना रिश्ता चीन का वहां से रहा है और व्यापारिक संबंध जो वहां के राजा हुआ करते थे उनका चीन से व्यापारिक संबंध था और बंदरगाह के माध्यम से जाते थे। देखिएगा कि नरसिंह वहां राजा थे नरसिंह देव बर्मन, उनका निश्चित रूप से वहां पर जो सिक्के मिले उससे प्रमाणित होता है कि चीन से उनका सीधा व्यापार होता था। और उसी लिए हमने 7वीं सदी का जो है इसको आज उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और आज वो पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद आज तो अनौपचारिक रूप से बातचीत हो रही है। कल निश्चित रूप से सुबह डेलीगेशन पूरा बैठेगा और उसके बाद बातचीत होगी। और ये बातचीत एक्चुअल में आने वाले समय में जो आपके जो वहाँ पे बोनान शहर में जो हुआ था पहले वाला और उसके बाद अब जो शिखर सम्मेलन दोबारा होने वाला है वहाँ पर हम जाके बातचीत करेंगे, जहाँ पर कि आतंकवाद से संबंधित भी बातचीत हो सकती है। इसके अलावा हमारे व्यापारिक बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि हम एशिया के 21वीं सदी में 2 देश है, भारत और चीन, उसके बिना एशिया को हम 21वीं सदी में नहीं ले जा सकते। इन देशों का दोनों का आपसी समझौता होगा और दोनों अगर काम करेंगे साथ मिलकर के तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हम जो एशिया में 21वीं सदी का उदय कर सकते हैं। और विकास की दृष्टि से दोनों देशों में अगर दोस्ती बढ़ती है हमारे लिए कि देखिएगा डोकलाम वाली घटना पहले हुई है, उसको देख सकते हैं। उसके अलावा बाकी चीजों को भी देखेंगे तो हमारी सीमा लगती भी है, तो हम इसके सैनिक संबंध हमारे ठीक रहे, क्योंकि हम पाकिस्तान से ही बड़ी स्थिति खराब किए हुए हैं। पाकिस्तान भी आज बौखलाया हुआ है कि चीन के राष्ट्रपति पहली बार नहीं दूसरी बार आ रहे हैं, हम भी तीसरी बार फिर चौथी बार बार आने जाने से निश्चित रूप से कुछ गलत फहमियां दूर होने की स्थिति तो बनती है। नहीं, इसमें दो राय नहीं है कि हम पास वाले देश से अगर संबंध अच्छे रहते हैं और उनके पास टेक्निक अच्छी है और बहुत सारी चीजें ऐसी है कि भारत की इकोनॉमी का प्रभाव सीधे तौर पर चीन का पड़ता है और चीन की इकोनॉमी पे भारत का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वहां का बहुत तादाद में माल हम उपयोग में लेते हैं, चाहे भले हम बहिष्कार करने के बाद मोदी जी की सरकार भी करती हो या बीजेपी करती हो, लेकिन स्वदेशी वाला मामला दिखता नहीं। हर जगह चाइनीज चीज आपको देखने को मिल रही है और वो चाइना निश्चित रूप से देखिएगा जब से अमेरिका ने आपकी चाइना से जो कंपनीज हटाने का जो किया है उसके बाद चाइना को बड़ा अटपटा सा लग रहा है कि अगर आने वाले समय में वहां बेरोजगारी की स्थिति हो जाएगी और बहुत कुछ चीजें संभावित होने के कारण
कि आप देखिए कि आने वाले भविष्य को किस प्रकार से संवारा जा सकता है, आपसी संबंध कैसे बेहतर किए जा सकते हैं। अगर राष्ट्रपति आते हैं, हमारे आए हैं, और क्योंकि दोस्ताना से पहले हमने गुजरात में उनसे किया था, वाराणसी ले गए थे, अब हम उनको उसी ट्रेडिशनल तरीके से जोड़ रहे हैं कि हमारा संबंध चीन का आज से नहीं है, 7वीं सदी से हमारा और आपका संबंध है। इस संबंध को और बेहतर कैसे बना सकते हैं और हम कैसे आगे व्यापार में और आतंकवाद में या बाकी चीजों में, सैन्य साधन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं और हम कैसे लाभ ले सकते हैं दोनों देश। ये निश्चित रूप से दोनों में बैठ करके, क्योंकि एक बहुत बड़ा शिष्टमंडल भी इनका है व्यापारिक रूप से, जो कि वहाँ के अर्थव्यवस्था में भूमिका रखते हैं लोग, वो कल निश्चित रूप से उनकी बैठक है, 1 घंटे की बैठक होगी, सुबह 10:50 से 11:40 का समय निर्धारित है। और निश्चित रूप से इस बैठक में बहुत सारे समझौते होंगे और समझौते के आधार पर हम कह सकते हैं आने वाले समय में जो 9 और 10 जून को क्युआंग शहर में है, वहाँ पर जो शिखर सम्मेलन होने वाला है SCO का, जिसमें कि सारी चीजें होनी है, उसको लेकर के जो चीज हो रही है, क्योंकि वो बहुत बड़ा अहम भूमिका इस अर्थव्यवस्था में रखता है। तो अगर हमारा वहाँ पर हस्तक्षेप बढ़ता है और चीन हमको उसमें सहयोग करता है, तो निश्चित रूप से हमारी जो 21वीं सदी की जो बात कह रहे हैं कि एशिया में हम और चीन दोनों मिलकर के बहुत कुछ कर सकते हैं, तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि वो सही कह रहे हैं आप, वो तभी संभव है जब भारत के साथ चाइना के भी संबंध वैसे ही रहे। मेरा डॉक्टर करोड़ी सिंह जी से एक मिनट मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा। जब इतने बड़े राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो जितनी बातें अपने करी है सब लोगों ने, उसका कंक्लूजन एक ये भी है कि दोनों राष्ट्रों को जब राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो जरूरी नहीं है कि कल ही कोई आदमी ये कहे कि साहब क्या क्या रिजल्ट आया। नहीं, वो संबंध, ये तो एक टेबल टॉक होती है, आपके पास में कोई दूसरे ऑप्शन नहीं। एटलीस्ट ये तो रहता है कि कम से कम उस एजेंडे को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, सामने वाले के भी परिणाम आगे दिखाई देते हैं, वो इतने एकदम से दिखाई नहीं देते। जैसे पाकिस्तान में माननीय मोदी जी गए और नवाज शरीफ के घर पे चले गए बिना बुलाए। इसी तरह से हमने जो है पठानकोट में उन लोगों को बुला करके और वो जो सारा हमला हुआ उसका दिखाया, यानी हम पीछे हटते गए। जब हमेशा कहते हैं कि 2 कदम आगे बढ़ने के लिए 1 कदम कभी पीछे हटना पड़ता है, वो हमारा एक प्रोसेस था। उस वक्त दुनिया भर की आलोचना हो रही थी भारत की विदेश नीति के साथ, भारत की विदेश नीति बिल्कुल फेल हो गई, या पाकिस्तान के सामने ये हो गया वो हो गया। आज की तारीख में स्थिति यह है कि माननीय वाजपेयी जी ने एक बार पार्लियामेंट में कहा था कि हम भूगोल नहीं बदल सकते, जो हमारे पड़ोसी हैं वो पड़ोसी रहेंगे, इसलिए चाहे उनसे मिलकर के रहें चाहे दुश्मनी से रहें। आज पाकिस्तान के अलावा बाकी देशों को सबको समझ में आ गया है, तो इसलिए वो सब दोस्ती कर रहे हैं। पाकिस्तान में केवल क्षणिक रूप से इस तरह की जो अल्लाह गुल्ला हो रहा है वो हो रहा है। मैं डॉक्टर साहब के पास में जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, मैं 2 चीजें देख रहा हूं यहाँ पे। कई बार ये कहा जाता है कि राजनीति में लोग हवा के रुख को देख करके वोट कास्ट करते हैं, हम अक्सर चर्चा करते हैं ये, लेकिन यहां मैं एक दूसरी बात देख रहा हूं। 2 महाशक्तियों के नेताओं के साथ में इमरान खान की मुलाकात हुई है और हमारे प्रधानमंत्री जी की भी। जब ट्रंप से मुलाकात हुई तो मोदी साहब के साथ में जब मुलाकात हुई तो मोदी साहब को राष्ट्रपिता तक के लिए कहा ट्रंप ने कि दूसरे राष्ट्रपिता के रूप में नरेंद्र मोदी हो सकते हैं। और जब इमरान खान के साथ में चर्चा हुई, देखिए आज कोई भी मुल्क है, इमरान खान खुद भी ये बात नहीं कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल जो जिसको जचे जो करिए, मेरे यहाँ तो खेती केवल आतंकवाद की होती है और इसको मैं पनपाता रहूंगा। उसको खुद को भी गिल्टी फील होती है कि हमारे क्या छाप लगी हुई है, दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज हमारे साथ में नहीं है, ये एहसास होता होगा शायद उनको भी। लेकिन वो एक भाषा थी उनको, मतलब एक महत्व देने की कि पाकिस्तान को भी ऐसा नहीं रखा कि हिंदुस्तान के सामने की बिल्कुल नीचे पायदान में आपने रख दिया हो। इसी तरह से शी जिनपिंग दौरे पे आए हैं, निश्चित रूप से हिंदुस्तान के साथ में एक सौहार्द की भूमिका अदा करेंगे, लेकिन सिल्क रूट जो बना हुआ है वहां पे, जिसके अंदर चाइना के अपने ट्रेड के हित छिपे हुए हैं, उसके अंदर हिंदुस्तान ने उसका विरोध भी किया था। आपको ध्यान होगा कि ये हमारी व्यापारिक हितों के खिलाफ है और उस समय कमेंट्स जो आए थे विदेश मंत्रालय विभाग की तरफ से। तो ये क्या माना जाए इसे कि कोई भी मुल्क दूसरे के हितों के लिए जिससे हाथ मिलाएं उसकी नाराजगी कोई नहीं लेना चाहिए। तो ये तो माना जाना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ में जो चाइना के संबंध है हमारे कोई कुस्ममी नहीं पालनी चाहिए कि वो इमरान खान को या पाकिस्तान को साइडलाइन करके हमारे हितों को ज्यादा वेटेज देंगे। ये मान सकते हैं यहाँ पे? देखिए योगेंद्र जी, मैंने शुरू में भी कहा था कि आजकल जो डिप्लोमेसी में एक ट्रेंड चल रहा है डीहाइपेनेटेड रिलेशन, उसमें है कि ये जरूरी नहीं कि हमारे दुश्मन को दूसरा हमारा दोस्त है वो उसको दुश्मन माने।
तो इस तरह का ये जरूरी नहीं है कि चीन के पाकिस्तान से अच्छे संबंध हैं तो भारत से संबंध खराब हों, भारत और पाकिस्तान के संबंध खराब हैं। तो जहां तक आपने सिल्क रूट का कहा, सीपेक जो बना रहे हैं कॉरिडोर, भारत का उसके लेके रिजर्वेशन है जो लीगल है, जेन्युइन है, क्योंकि पाक एक्यूपाइड कश्मीर, बाल्टिस्तान, गिलगिटिस्तान वो एरिया है, वो डिस्प्यूटेड है और वहां भारत का क्लेम है। तो चीन वहां से अगर कॉरिडोर बना रहा है तो भारत का एक स्वाभाविक विरोध है, लेकिन भारत उसकी बात अभी मेरे ख्याल से चीन से नहीं करेंगे, क्योंकि भारत एक सद्भावना चाहता है और उस सद्भावना के वातावरण में कुछ समस्याओं का समाधान हो। और इसी संदर्भ में मैं देखूं कि तिब्बतियन विरोध करने वाले थे, उनको समझाया, उनको नियंत्रित किया कि शी जिनपिंग का यहां आने पे इस तरह का कोई विरोध न हो। तो भारत बहुत ही सतर्क रह के चल रहा है, लेकिन भारत की सरकार को अब हमारे जो कमेंटेटर हैं वो थिंक टैंक है वो ये भी सचेत कर रहे हैं कि चीन इतना विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि भारत का अपना एक ऐतिहासिक अनुभव है और चीन का भी अपना भारत के साथ ब्रिटिश पीरियड के टाइम का अनुभव है। तो दोनों देशों के अपने अपने अनुभव हैं। तो जहां इन अनुभवों को देखें तो एक सीमा विवाद है, वो एक स्वाभाविक है। इतनी लंबी सीमा में 4000 किलोमीटर में दोनों देशों की अर्थव्यवस्था देखें तो ट्रेड इम्बैलेंस भी स्वाभाविक है। लेकिन इससे आगे बढ़े और दोनों देशों का अगर वैश्विक दृष्टिकोण देखें, भारत और चीन बहुत नजदीक हैं। बहुत नजदीक कहां तक हैं कि WTO में लेके भारत और चीन बिल्कुल साथ हैं, एक दूसरे का बहुत ज्यादा समर्थन कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज को लेके भारत और चीन एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका को लेके, ग्लोबलाइजेशन को लेके जहां विकसित देश हैं वो प्रोटेक्शन की नीति अडॉप्ट कर रहे हैं, भारत और चीन बिल्कुल साथ हैं, खुल के एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन चीन ये नहीं चाहता कि भारत चीन को रिप्लेस करे और चीन को रिप्लेस करके भारत एक मजबूत शक्ति बने, चीन के बराबर आ जाए या चीन को से आगे बढ़ जाए। उसके लिए चीन ये नहीं चाहता है कि भारत का UN सिक्योरिटी काउंसिल में समर्थन करे, NSG में समर्थन करे, वहां विवाद है। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि राजनेता जो भी बात कहते हैं, जो भी करते हैं, वो कोई संयोग नहीं होता है, वो एक सोची समझी रणनीति इसका पार्ट होता है। तो हमारे प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति यहां मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से वो वैश्विक मुद्दों पे बात करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से चीन के राष्ट्रपति को यह समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य बनता है, जो कि भारत का लेजिटिमेट क्लेम है, तो उसको चीन का हित कहीं अफेक्ट नहीं होगा। NSG का भारत अगर सदस्य बनता है तो चीन का इंटरेस्ट हर्ट नहीं होगा। ये हमारे प्रधानमंत्री समझाने की कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है द्विपक्ष के मुद्दों पे बातचीत होगी, लेकिन जैसा कि ये इनफॉर्मल मीटिंग है, कोई ज्वाइंट वक्तव्य जारी नहीं होगा, संयुक्त वक्तव्य नहीं होगा। लेकिन जैसा कि श्याम जी ने बताया कि नीचे के लेवल पे जो डेलीगेशंस आए हैं उनमें बातचीत होगी, आपस में चर्चा होगी, बहुत ही अच्छे परिणाम निकलेंगे, मुझे ऐसी संभावना है। जी योगेंद्र जी, मैं कपिल आनंद जी के पास में जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आपसे भी मेरा सवाल ऐसा ही है कि हम जो स्थितियां देख रहे हैं, और ये बात सही है कि कोई व्यक्ति ये उम्मीद करे कि साहब डोकलाम का इश्यू हो, चाहे सिल्क रूट का मामला हो, यहीं पे कुछ हो जाना चाहिए, या आप अगर हमारे साथ व्यापारिक रिश्ते रखना चाहते हैं तो आप ये सब चीजें नहीं कहेंगे। ये हर कंट्री की अपनी एक नीति होती है और तुरंत वो वहां पे कोई डिसीजन नहीं करके जाते हैं। ये बात सही है कि जब आपको कुछ एग्रीमेंट सिग्नेचर करने हैं, उसकी अपनी एक पॉलिसी बनती है, उस पर काफी लंबा चौड़ा एक पहले से आपका एक एक्सरसाइज की हुई होती है। सबसे पहले तो इसको एक इनफॉर्मल मीटिंग के रूप में पहले से डिक्लेयर किया हुआ है। तो यहां यह माना जा सकता है कि हमें हमारे हितों के ऊपर बात करनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ में ये देखिए, हमारे प्रेशर से भी खारिज नहीं कर सकता चाइना, क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है वहां पे। तो वर्तमान में ये मान के चलें कि वास्तव में द्विपक्षीय वार्ता जो है, तो इसमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य दुनिया के सामने जो खड़े हैं उसी से जुड़ी बातें हों, ऐसा माना जा सकता है। देखिए, एक चीज तो मैं योगेंद्र जी मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि जब भी कुछ साल पहले की अगर अपन बात करें, जैसे अगर 15-20 साल पहले, 10 साल पहले जब कोल्ड वार चल रहा था या शीत युद्ध की जब समाप्ति हुई थी, जब भी भारत और अमेरिका के बीच में जब बात होती थी, तो उसमें पाकिस्तान का जो इशू है वो हमेशा आता था। और आज अगर चाइना के साथ जब भी अगर बातचीत होती है, किसी भी विषय को लेकर होती है, तो उसमें चाइना का जो मसला है, पाकिस्तान का जो मसला है, वो हमेशा आता है। और हम जितना मर्जी इसको द्विपक्षीय वार्ता
जो है हम कह लें इसको, लेकिन कहीं ना कहीं जो है चाइना है वो अपने वादे से जो है मुकर जाता है। वो हमारे यहाँ हमारे साथ बैठकर जो है जब भी भारत में जब भी उनके राजनयिकों की यात्रा होती है, किसी मंत्री की यात्रा होती है, तो आप देखेंगे कि या उनके किसी एम्बेसडर की यात्रा होती है या कोई बातचीत होती है किसी भी विषय पर, तो वो हमेशा उस वक्त तो वो है बड़ी जो है सद्भावनापूर्ण वार्ता के अंदर वो उस विषय पे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो चाइना में जाने के बाद में वो जो है पलट जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि होनी चाहिए, और बहुत सारे ऐसे विषय हैं कि जिनके ऊपर वार्तालाप होनी चाहिए। जैसे आतंकवाद की जैसी बात है, जो टेररिज्म की बात है, मैं कहना चाहूंगा कि एक ऐसी जंगली जो है झाड़ी है जिसको जितना काटा जाए उतना ये बढ़ती है। अब आतंकवादी प्रवृत्ति क्यों बढ़ती है? जब कोई व्यक्ति पढ़ लिख जाता है, उसको रोजगार नहीं मिलता है, तो वो इस ऐसी प्रवृत्तियों की तरफ जो है वो जो उसका झुकाव हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे अभी सर ने जो है करोड़ी सिंह सर ने अभी जैसे क्लाइमेट चेंज की बात करी, व्यापार की बात करी, टेररिज्म की बात करी, तो ये द्विपक्षीय सारी बातें हैं। सीमा विवाद है, 3500 से ज्यादा जो है लंबी हमारी जो सीमा है, और कहीं ना कहीं जो है अरुणाचल प्रदेश को लेकर, और आप देखिए कि ये जो विवाद होता रहता है, या छोटे कहीं ना कहीं जो है चाइना जो है हर विषय के ऊपर चाइना का जो नक्शा है, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो चाइना का जो नक्शा है आप उसको देखेंगे तो आपको उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव नजर आएगा, क्योंकि वो किसी भी सीमा को कहीं पर भी जो है वो अपने क्षेत्र के अंदर बताता है। तो यहाँ ये जो द्विपक्षीय वार्तालाप हो रही है, मैं इसमें कहना चाहूंगा मेरी तरफ से कि ये सारे जो विषय हैं जो सारे इंपॉर्टेंट हैं, चाहे जमीन का मामला है, चाहे क्लाइमेट चेंज का मामला है, चाहे टेररिज्म का मामला है, और कश्मीर मामले के अंदर भी जो है चाइना को बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसको ये भारत का अपना मसला है, हमने इसको अपने तरीके से सॉल्व किया है, हमारा ये मामला है, उसको चाइना को हमारे इस मामले में दखलंदाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं शंकर जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार। शंकर जी, यहाँ कुछ पॉलिटिकल माइलेज की बात की जाती है, और हमारे यहाँ पे भी सब्र नहीं होता है, चाहे मीडिया हो चाहे पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग हों। कुछ वाहवाही की बात करते हैं, कुछ कहते हैं कि रिजल्ट क्या निकला इसका। जैसे करोड़ी सिंह जी ने कहा था कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ होती है, इसमें कोई बात नहीं है। चाइना का मीडिया है वो अपने एजेंडे को लेकर के बात कर रहा है कि कश्मीर में 35A और मानव अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, किसी भी संप्रभुता अपनी जगह है, लेकिन मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स का कई बार जिक्र जैसे वहां के प्रमुख जो पेपर्स हैं वो करते हैं। इसी तरह से कहा जाता है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है, द्विपक्षीय मुद्दा है, हम उसे खारिज भी करते हैं कि हैवी इंटरनल मामला है हमारा ये। तो इसके कुछ पॉलिटिकल माइलेज निकाले जा सकते हैं। देखिए, आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं मैं कि पाकिस्तान को 5 साल तक, मोदी जी के आने के बाद की बात कर रहा हूं, उससे पहले भी यही स्थिति थी, और उससे पहले भी और ज्यादा बदतर पोजीशन थी। और बाद में कि हमने पुलवामा, ये अनेक प्रकार के आतंकवाद जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद थे, वो सारे आतंकवाद बर्दाश्त किए 5 साल तक, और अपने हमारे हजारों सैनिक मारे गए। और बार बार में मोदी जी इस बात की आलोचना के शिकार हुए कि साहब कश्मीर मुद्दे पर देखो क्या हो रहा है, कश्मीर में ये हो गया, आज ये हो गया, रोजाना सैनिक मर रहे हैं, और ये पूरे पॉलिटिकल लोगों की ये आलोचना स्वीकार करते रहे। उसके बावजूद भी वो मिलते रहे, ये करते रहे, बातचीत करते रहे। लेकिन आप समझते हैं कि ये जो बायलैटरल रिलेशंस होते हैं किसी भी देश के बीच में, आज स्थिति पाकिस्तान की क्या है? क्या आज जो पाकिस्तान की स्थिति है वो एक दिन में हो गई है? वो 5 साल तक जो प्रयास किए हैं सरकार ने भिन्न भिन्न स्तर पे, अलग अलग देशों को राजी करना, ये करना, यूएई में जाना, और जो है मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा राष्ट्र सम्मान प्राप्त करना, ये करना, ये सारी चीजें जो रचना करके और करी है, उसके बाद में परिणाम यह है कि आज पाकिस्तान एकदम अलग थलग पड़ा है, और सारे देश उसको आतंकवाद के लिए थू कर रहे हैं उसके ऊपर। तो ये सारे परिणामों को आने में समय लगता है। जहां तक पॉलिटिकल माइलेज की आपने बात की, तो माइलेज निश्चित रूप से मिलेगा, पर अपन आज सोचते हैं कि आज गए हैं और कल 2 दिन, 5 दिन में, 10 दिन में, या महीने भर में, 2 साल में, साल 2 साल में मिल जाएगा, ये आवश्यक नहीं है। कब मिलेगा ये पता नहीं है, लेकिन ये बात, लेकिन वो भी एक प्लेटफॉर्म होगा, वार्ता का एक प्लेटफॉर्म होगा बातचीत करने का। तो ये माइलेज लेने के लिए, माइलेज की तरफ बढ़ने के लिए एक कदम है, मैं ये कह सकता हूँ। माइलेज कब मिलेगा, उसके परिणाम अच्छे कब आएंगे, सुखद परिणाम कब आएंगे, ये अभी नहीं कहा जा सकता, ये बात है। जी, मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार। श्याम जी, हर बैठक का, हर चर्चा का, क्योंकि हमारे यहाँ दूसरी बातें हैं, अगर ये बैठक किसी मायने में थोड़ी भी अगर आगे होती है तो रूलिंग पार्टी जो है वो इस बात को बिल्कुल नहीं पचा पाती है कि बिल्कुल वक्त है, इलेक्शन है, हमें बिल्कुल भुनाना है इसको। तो एक्शन का हमारे यहाँ रिएक्शन होता है, इसी वजह से अपोजिशन उसका रिएक्ट करता है।
लेकिन हमारे चाहे सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य की बात हो या फिर हाफिज सईद को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर कराने की बात हो, हमेशा अपना वीटो यूज किया चाइना ने। तो ये कुछ चीजें वास्तव में हमारे जहन में होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा भरोसा भी नहीं करना चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, भरोसा तो नहीं करना चाहिए, बातचीत का सिलसिला जो शुरू है उसको वो भी जारी रखना चाहिए, क्योंकि हम उसके पड़ोसी देश हैं और पाकिस्तान से उनका भी व्यापारिक संबंध है और बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। तो चीन इस मामले में तो ये तो है ही नहीं सकता कि हमारे साथ जो कह के जाएगा उस 100% पूरा हो जाएगा, ये तो संभव नहीं है। लेकिन देखिएगा आर्थिक स्थिति में जो हम कुछ स्थिति जो चल रही है, हम अपने बेरोजगारी को किस प्रकार से कम कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, सारी चीजें हम चाइना से क्या सहयोग ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जिससे कि हम वहां के लोग और हमारे लोग आपस में संबंध में है और बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। हमारे यहाँ अभी भी देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज में उन तकनीक सहयोग मिल रहा है, बहुत सारे हम उनको दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम बातचीत ही नहीं करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। आप देखिएगा पहले वाले शिखर सम्मेलन में बहुत सारी चीज हुई थी, अब आने वाले शिखर सम्मेलन होना है, उससे पहले दोनों नेताओं का बड़ों का मिलन होना और वहां का डेलीगेशन आकर के, क्योंकि डेलीगेशन आएगा तो निश्चित रूप से यहाँ के व्यापारी और वहाँ के व्यापारी में निश्चित रूप से कुछ न कुछ करार तो होगा। ऐसा बात तो है नहीं बिना करार के कुछ हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति का किसी देश का आना और वो देश जो कि जनसंख्या की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से मजबूत तो है कुछ, तो ऐसा तो नहीं कि वहां की स्थिति भी हम भारत और वो दोनों देश अगर मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से एशिया का बहुत बड़ी चीज, क्योंकि रूस की स्थिति पहले जैसी नहीं है। हम वो हमारे साथ अभी भी कुछ देने की स्थिति में, लेकिन आज भी हम अगर चाइना हमसे विभाजन के बाद में थोड़ा कमजोर है, लेकिन टेक्नोलॉजी आज भी रसिया के पास में है। लेकिन मैं जो है सर की थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि अगर भारत और चाइना का अगर हम कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि सांस्कृतिक रूप से भी जुड़ा है। अगर हम देखेंगे कि अगर आप चाइना के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको लगेगा कि ये तो भारत की जैसी सड़कें सारी। चाइना के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा भारत आते हैं और भारत के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा चाइना जाते हैं। व्यापार की दृष्टि से देखेंगे तो व्यापार भी हमारे बीच में जो है काफी अच्छा है, अभी भी है ना। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोनों तरफ से कुछ बातों को छोड़ना पड़ेगा और जो संबंधों में जो बर्फ जम रही है उस बर्फ को जो है पिघालने की आवश्यकता है और उसके लिए जो है दोनों तरफ से जो है भारत की तरफ से भी चीन की तरफ से भी जो है कुछ बातों को जो है साझा करके। देखिए शंकर जी ने बताया कि बौद्ध धर्म वहाँ है। बीजिंग में हम जाते हैं, समर पैलेस में जो सबसे बड़ा स्पिरिचुअल प्लेस है वो बौद्ध विहार है और बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति है जो बीजिंग का सबसे पुराना समर पैलेस है। उसमें तो और कोई मंदिर नहीं होगा किसी भी तरह का, लेकिन बौद्ध विहार वहाँ है। तो भारत का प्रभाव चाइना में बहुत है। लेकिन अगर मैं अंत में अगर कहना चाहूँ, इसमें भारत और चीन में समस्याएं कहाँ हैं आधुनिक समय में? भारत और चीन एक मामले में साथ हैं, अमेरिका के अगेंस्ट में। भारत और चीन ये चाहते हैं कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, उसमें कई पावर हो, अमेरिका अकेला पावर नहीं हो, मोनोपोली ना हो। दूसरी तरफ अमेरिका ये चाहता है कि मैं अकेला पावर रहूं दुनिया में, तो लेकिन एशिया में मल्टीपोलर हूं, वो चीन नहीं चाहता। तो भारत और चीन एक साथ, एक मामले में तो अमेरिका के अगेंस्ट में है, दूसरे मामले में भारत अमेरिका के साथ है, क्यों भारत चाहता है कि एशिया मल्टीपोलर हो, केवल चाइना के नेतृत्व में न हो। तो ये समस्या है। तो भारत अमेरिका के साथ भी है, भारत चीन के साथ भी है और ये भारत का हित है। और भारत का जो लेजिटिमेट क्लेम है ये है कि एशिया मल्टीपोलर होना चाहिए, वर्ल्ड भी मल्टीपोलर होना चाहिए। भारत दोनों को मल्टीपोलर चाहता है, चीन एक को मल्टीपोलर चाहता है, अमेरिका दूसरे को चाहता है। यहाँ भारत से थोड़ा सा भेद हो जाता है। ये जो वर्ल्ड व्यू है उसको लेके अंतर है तीनों देशों को। श्याम जी कुछ कह रहे हैं, मैं कंक्लूड करूंगा। हाँ बताइए। जिस तरह की स्थिति जम्मू कश्मीर में हमने 3 नेताओं को जो नजरबंद कर रखा था, वो छोड़ने के पीछे भी मकसद ये है कि हम उनको राष्ट्रपति जी को बता सके कि हमारे यहाँ हम आंतरिक दृष्टि से हम सुधार करना चाहते हैं। 370 धारा वगैरह की बात कुछ तो होगी अंदर से, तो ओपन तो नहीं करेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है कि 370 और 35A पे कोई चर्चा हो पाएगी। औपचारिक रूप से निश्चित रूप से 2 बड़े नेता आएंगे तो निश्चित रूप से कहा जाएगा कि हमने नेताओं को छोड़ा है, हमने स्थिति सुधारी है, तो हम जो कुछ कर रहे हैं सुधार, उसके बारे में हम जरूर बताएंगे उनको, जिससे कि पाकिस्तान में जाके वो कह सके। चलिए मैं माफी चाहूंगा श्याम जी, मैं रोकना चाहूंगा। तो कुल मिलाकर के चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात वैसे तो इनफॉर्मल इस मीटिंग को बताया जा रहा है, लेकिन इसके मायने हैं, चाहे पॉलिटिकल मायने हो, चाहे
व्यापारिक दृष्टि से देखें या सामरिक दृष्टि से देखें, निश्चित रूप से जब दो नेता मिलते हैं, उनकी टेबल टॉक होती है तो कई चीजें होती हैं, कई इनफॉर्मल के रूप में होती हैं लेकिन फॉर्मल भी बन जाती हैं। लेकिन चलिए, हम तो शुभकामना देंगे दोनों नेताओं को और बिल्कुल ये मीटिंग सार गर्भित होनी चाहिए और इसके कुछ परिणाम आज नहीं तो कल यानी कि भविष्य में इसके दिखाई देने चाहिए। और खासकर जो मकसद दिखाई दे रहा है सेकंड रूट लाइन का, वो है व्यापारिक दृष्टि से, जो मुझे लगता है इस मीटिंग जो वहां पे होगी उसके काफी बेहतर परिणाम आ सकते हैं, क्योंकि दोनों मुल्कों को एक दूसरे की आवश्यकता है। संभावनाएं हर बार तलाशी जाती हैं। चाइना का जब अमेरिका से ट्रेड वॉर इस स्थिति में आ चुका है, उसके बाद उसे लगता है कि इंडियन मार्केट उसके कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए सबसे बेहतर और सबसे अच्छा मार्केट हो सकता है। और एशियन कंट्री होने के नाते एक दूसरे के बेहतर संबंध भी सुधर सकते हैं। कहीं कुछ हर्डल्स हैं तो मुझे लगता है टेबल टॉक के जरिए ही वो सुधर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जिंदगी का हर पहलू दिखाता है जन टीवी। शख्सियतों से होती है मुलाकात, बहती है सुरों की गंगा राग और ताल के साथ। मन को पावन करता तीरथ, भुलाता सारा अभिमान। हम करते हैं नारी युग का सम्मान, जगमगाते हैं मनोरंजन का संसार, लगाते हैं यादों का अंबार। खेलों से बढ़ जाती है मन की रफ्तार। हम हैं आपके दिल की आवाज, जन टीवी, जन जन की आवाज। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर। बजट कितना खरा उतरता दिख रहा है। खबर जो है आपके काम की। खबरें जो जुड़ी हैं शिक्षा, रोजगार और मनोरंजन। जन टीवी, जन जन की आवाज। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। राजनीति का तूफान हो या सत्ता के लिए बिछाई बिसात, सिनेमा की चकाचौंध हो या अपराध से अपराधियों तक की पकड़, सड़क से संसद तक मचा हो कोहराम, लेकिन नहीं हो रुकने का नाम। हर खबर से रखें आपको बाखबर। जन टीवी न्यूज, जन जन की आवाज।
जिंदगी का हर पहलू दिखाता है जन टीवी। शख्सियतों से होती है मुलाकात, बहती है सुरों की गंगा राग और ताल के साथ। मन को पावन करता तीरथ, भुलाता सारा अभिमान। हम करते हैं नारी युग का सम्मान। जगमगाते हैं मनोरंजन का संसार, लगाते हैं यादों का अंबार। खेलों से बढ़ जाती है मन की रफ्तार। हम हैं आपके दिल की आवाज, जन टीवी, जन जन की आवाज। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर। बजट कितना खरा उतरता दिख रहा है। खबर जो है आपके काम की। खबरें जो जुड़ी हैं शिक्षा, रोजगार और मनोरंजन से। जन टीवी, जन जन की आवाज। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। जिंदगी का हर पहलू दिखाता है जन टीवी।